हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला में। हम जो भूगोल की यात्रा चल रही है, राजस्थान भौतिक प्रदेश के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने मरुस्थल को पढ़ लिया है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अरावली। देखिए, अरावली को हम जब पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे। बुक्स में सभी जगह आपके पास में इसके विभाजन की बात कर रखी है, लेकिन हम इसको पढ़ना चाहेंगे कि अरावली एकमात्र भौतिक प्रदेश नहीं है। ये अरावली को एक योजना प्रदेश भी कहा गया है। योजना प्रदेश क्यों कहा गया है, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अरावली केवल भौतिक प्रदेश के हिसाब से हमको प्रभावित नहीं करते। ये एक जल विभाजक भी है, ये एक भौतिक प्रदेश का विभाजक भी है। ठीक है ना, काफी चीज इसके अंदर आएगी। तो अगर हम अरावली की बात करें यहां से, तो आज अरावली में हम क्या पढ़ेंगे आप समझिए। अरावली के अंदर हमको पढ़ना है एक तो अरावली का सामान्य परिचय पढ़ना है। फिर हमको पढ़ना है अरावली का भारत में क्या विस्तार है। केवल क्या अरावली राजस्थान में ही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी पढ़ेंगे हम। और अरावली का राजस्थान में क्या विस्तार है, राजस्थान में क्या विस्तार है, ये हम तीनों चीजों को हम पढ़ेंगे। पहले अरावली के बारे में बता दूंगा, अरावली कहां पर है, थोड़ा सा आपके दिमाग में रहेगा, हमने इसको पढ़ा भी है। अरावली की बात करें, अरावली के बारे में बात करें तो सीकर झुंझुनू के पास से यहां से चलकर और फिर ये सिरोही इसमें आ जाएगा, और यहां से आपका खेड़तल तिजारा भी आएगा, अलवर भी आएगा, जयपुर ग्रामीण, दूधू का हिस्सा है कुछ, यहां पर सकड़ी होके और इस तरीके से ये चली जाएगी। यानी एक तरीके से ये अरावली के बारे में भौतिक प्रदेश है, जिसके इधर पश्चिम में आपके मरुस्थल आएगा और यहां पर आपका मैदान आएगा। ठीक है, ये अरावली के बारे में है। हमको ध्यान रहना चाहिए कि हम किस भाग को पढ़ने वाले हैं, किस भाग को पढ़ने जा रहे हैं, इसके बारे में विस्तार चर्चा करेंगे। पहले हम देखते हैं अरावली का सामान्य परिचय। देखिए, सामान्य परिचय के अंदर आपको यह ध्यान होना चाहिए कि अरावली की उत्पत्ति कब हुई है। उत्पत्ति, और यह मैं आपको बता चुका हूं कि प्री पैलियोजिक आपका जो महाकल्प था, उसमें प्री कैम्ब्रियन के अंदर अरावली की उत्पत्ति हुई है। प्री कैम्ब्रियन जो कल्प था, इसमें उत्पत्ति हुई है। एग्जाम में केवल सीधा ही आता है कि किस में हुई है, तो प्री कैम्ब्रियन में आपकी अरावली की उत्पत्ति हुई है। ठीक है ना, लेकिन महाकल्प की अगर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि प्री पैलियोजिक है, ये आपको मैं करा चुका हूं। आपको बात समझ में आ रही होगी यहाँ पे। अच्छा, अब ये बात आए कि भाई अरावली की उत्पत्ति तो यहां गई, लेकिन अरावली हिस्सा कहां का है, हिस्सा किसका है, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। हिस्से के लिए पहले बताया भी था मैंने आपको कि सबसे पहले कार्बोनिफरस कल्प से पहले की बात करता हूं मैं आपको, तो वहां पर यह माना गया कि यहां पर आपके पूरी जो पृथ्वी थी वो एक स्थल खंड के रूप में थी, जिसको पैंजिया कहा गया। ठीक है, और इसके चारों ओर क्या था, इसके चारों ओर महासागर था, जिसको क्या कहा गया, जिसको पैंथालासा कहा गया है, ये मैं आपको बता चुका हूं। जर्मनी शब्द था, पैन का मतलब ही होता है संपूर्ण, यानी संपूर्ण जलराशि, संपूर्ण जलराशि। पैंथालासा का मतलब तो ये हो गया, और पैंजिया का मतलब हो गया संपूर्ण स्थल राशि, यानी महाद्वीप का बड़ा रूप, संपूर्ण स्थल राशि। ठीक है जी। अब होता क्या है, होता यह है कि कार्बोनिफरस कल्प के अंदर यहां पर कार्बोनिफरस कल्प में इस पैंजिया का विभाजन होता है। क्रिया कई थी, जिसमें पृथ्वी की घूर्णन शक्ति भी थी, वहां की जो पृथ्वी के तापमान परिवर्तन हो रहा था, काफी चीजें क्रियाएं थी, तो उसका विभाजन होता है। तो क्या होता है कि एक भाग जो उत्तर का होता है, एक विभाजन यहां हो जाता है, और पैंजिया का विभाजन यहां पर होता है। और मध्य के अंदर क्या होता है कि जो महासागर था, इस महासागर का जल मध्य में इकट्ठा हो जाता है। तो जो ये भाग ऊपर वाला भाग था, ये इसको कहा गया, उत्तरी भाग को, पैंजिया के उत्तरी भाग को कहा गया अंगारा लैंड। क्या कहा गया? अंगारा लैंड। आप बिल्कुल समझिएगा, इसको लौरेशिया भी कहा गया। क्या कहा गया? लौरेशिया भी कहा गया। दक्षिणी भाग था, इसको कहा गया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक है जी। और जो ये पानी था ना, इसको 33 सागर कहा गया, 33 सागर कहा गया। अब सर आप बोलेंगे कि सर इसमें अरावली, इसकी तो बात आई नहीं अरावली की। अभी अरावली की बात भी आएगी, हिमालय की बात भी आएगी, बड़े ध्यान से समझिए। पैंजिया था, इसका विभाजन होता है कार्बोनिफरस कल्प में होता है, उससे पहले ये इधर था, विभाजन हुआ अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड में। आगे आप यहीं से समझ लीजिए कि इसका
यहां पर मध्यजीवी जो महाकल्प था, मध्यजीवी महाकल्प, उसके अंदर क्या होता है, आपके अंगारा लैंड का भी विभाजन होता है, अंगारा लैंड का भी विभाजन होता है और गोंडवाना लैंड का भी विभाजन होता है, गोंडवाना लैंड का भी विभाजन होता है। अंगारा लैंड का विभाजन आपको बता रखा है मैंने, आपके उत्तरी अमेरिका में है, यूरोप में है, मतलब एशिया का भाग है, और गोंडवाना लैंड से बनता है आपका दक्षिण अमेरिका, आपका अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। यानी अंगारा लैंड का नाम तो भारत में आया नहीं, हम और समझते हैं इस चीज को। अब देखो, इसको यूं मानकर चलिए कि ये आपका क्या है, ये आपका अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड है, ठीक है जी, और यहां पर ये आपका गोंडवाना लैंड है। चित्र के माध्यम से आपको थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। और मध्य के अंदर यहां पर आपकी जल राशि है, यानी ये आपकी जल राशि जिसको कहा गया टेथिस सागर। क्या कहा गया, टेथिस सागर कहा गया। और जो पैंथालासा था ना, वो एक तरीके से उसका जो मूल भाग है प्रशांत महासागर ही है, आप यूं समझिए। अब ये क्या हो रहा है, हजारों सालों से, आपको पता है हजारों सालों से यहां से अवसाद आ रहा है, और अवसाद क्योंकि यहाँ पर ये पहाड़ है बड़े से, यहाँ पर नदियां गिर रही है और यहाँ पर मलबा इकट्ठा कर रही है, और ये मलबा यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, मलबा यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, मलबा इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड भी क्या हो रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, इनकी तरफ भी क्या प्लेटों के कारण एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि जब दो स्थिर पिंड है वो बिल्कुल पास में आएंगे, तो बीच का जो कमजोर का भाग है वो ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा ना, जब ये पास में आएंगे। आप कॉपी को ले लीजिए, आप किसी कॉपी को लेंगे, आप जैसे मान लीजिए इस पेपर को ले लिया आपने, सपोज कीजिए यहां पर मैंने इसको लिया, अब जब इसको मैं पास में करूंगा तो बीच का भाग ऊपर उठेगा ना, उठेगा ना। जब ये दोनों जो ये किनारे पास पास में आएंगे तो बीच का भाग ऊपर उठेगा, तो ये उठ रहा है, तो वैसे ही ये भाग ऊपर उठने लगा यहां पर, ठीक है, यहां पर ही उठने लगा। अब होता क्या है, आप इसको समझिएगा कि यहां पर भी इस तरीके से यहां पर वलन पड़ने लगे, वलन भी पड़े, मैदान भी बढ़े, वलन पड़ रहे हैं, मैदान बन रहे हैं, यहां पर इस तरीके से क्रियाएं हो रही है। लेकिन मुझे बताइए कि जब ये भाग ऊपर की तरफ आएगा, मान लीजिए ये अंगारा लैंड है, ये गोंडवाना लैंड है, तो कुछ उठाव यहां भी तो होगा, गोंडवाना लैंड पे भी तो होगा। अंगारा लैंड की तो बात ही नहीं कर रहे हम, गोंडवाना लैंड की बात कर रहा हूं। तो होता क्या है, आप इसको ये समझिए कि कुछ यहां पर भी, आपके यहां पर भी उठाव होता है, इस तरीके से पठार बनते हैं, ये मैदान बनते हैं, बस आप समझ जाइए। अब है क्या खेल, आप ये देखिए, ध्यान से देखिएगा आप इसके अंदर कि जो भाग आपका यहां पर, जो भाग यहां पर बना टेथिस सागर से बना, ये हिमालय था, और जो ये मैदान बन गया ना, यही उत्तर का विशाल मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान है। और जो भाग गोंडवाना लैंड के अंदर पर उठा, ये अरावली है, और जो पठार बन गए वो आपके दक्षिणी पूर्वी पठार, यानी आपका हाड़ौती का पठार कह सकते हैं, ये प्रायद्वीपीय पठार कह सकते हैं। समझ रहे हैं आप? तो मुझे बताइए अरावली किसका हिस्सा हुआ, गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ। आपको समझ में आ गया? अब आपके पास में पहले भी करा रखा है, अगर आपको याद होगा तो मैंने बता रखा था आपको। अब जैसे आपका विशाल पूर्वी मैदान किसका हिस्सा हुआ, टेथिस सागर का हिस्सा हुआ। अरावली किसका हिस्सा हुआ, गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ। आपका जो यहाँ पर दक्षिण पूर्वी पठार है वो किसका हिस्सा हुआ, वो भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ। और जो मरुस्थल था वो आपका टेथिस सागर का हिस्सा था, क्योंकि मैदान पर ही रेत जमती है तो मरुस्थल का निर्माण होता है। तो मैं बात कर रहा था हिस्सा, तो यहां से आप समझ गए होंगे कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है कौन, अरावली, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और एक खास बात बताना चाहूंगा मैं आपको यहां पर कि अरावली गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, लेकिन वर्तमान में गोंडवाना जो लैंड है वो भूगर्भिक तरीके से, यानी पर्वत निर्माण के हिसाब से भी, पर्वत निर्माण के हिसाब से भी और भूकंप के हिसाब से शांत हिस्सा है। न तो यहां पर्वत निर्माण की क्रिया हो रही है और न यहां पर भूकंप आ रहे हैं। ये दोनों तरीके से क्या है, एक शांत हिस्सा है, शांत भाग है, क्योंकि अब यहां पर एक दूसरे के करीब ये नहीं आ रहे हैं। जो उठाव होना था वो हो चुका है, अरावली अब तो घट रही है। अभी अरावली की बात करेंगे हम, तो ये चीज क्लियर हो गई, हिस्सा किसका, गोंडवाना लैंड का। ठीक है जी सर। अच्छा, आगे हम इसमें क्या पढ़े, आगे आप इसमें देखते हैं कि अरावली किस काल में हुई, प्री कैम्ब्रियन में हुई। अरावली हिस्सा किसका है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब देखिए अरावली के अंदर एक खास बात पढ़ते हैं हम कि अरावली की एक तो ऊंचाई मान लीजिए और एक स्वरूप मान लीजिए, ऊंचाई और स्वरूप। देखिए ऊंचाई में हम पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे कि पहले क्या था और अब क्या है, वर्तमान में क्या है। यानी पूर्व में क्या ऊंचाई थी, पूर्व में, और यहां पर वर्तमान में।
और वही स्वरूप पढ़ेंगे कि पूर्व में क्या था और वर्तमान में क्या है। दोनों को बड़े ध्यान से समझेंगे बेटा, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए, ये मान लीजिए आपकी अरावली है, मैं यहां पर कर लेता हूं, ये आपकी अरावली है, यहां पर इस तरीके से। अरावली पहले कैसे थी? अरावली इस तरीके से थी, इस तरीके से, इस तरीके से। ये आपकी अरावली है। थोड़ा सा इधर भी ले लेते हैं, ये आपकी अरावली है। ठीक है जी। तो प्रारंभ में जो अरावली की ऊंचाई थी ना बेटा, वो थी आपके 2700 से 2800 मीटर। कितनी थी? 2700-2800 मीटर। लेकिन ये प्री कैम्ब्रियन में थी, उसके बाद में कितने महाकल्प आ गए बेटा, है ना? मध्यजीवी महाकल्प भी आ गया, और भी चीजें आ गई। तो यहां पर क्या होगा, लगातार यहां पर क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है, अपर्दन हो रहा है। अपर्दन किसके कारण हो रहा है? बाह्य यानी भौतिक कारकों के कारण हो रहा है। भौतिक कारक कौन है? कारक कौन है? पवन है ना, जल है, बहता हुआ जल है, उसके कारण क्या हो रहा है, इसका अपर्दन हो रहा है। लगातार यहां पर क्या हो रही है, बारिश हो रही है। तो यहां पर इसके कारण होने के कारण आपकी अरावली की ऊंचाई कम होती जा रही है। इस तरीके से अरावली की ऊंचाई कम हो गई है। पहले ये थी, लेकिन वर्तमान में अरावली कहां पर है? वर्तमान में अरावली की ऊंचाई ये रही। ठीक है ना? और वर्तमान में अरावली की ऊंचाई रह गई है मात्र 930 मीटर के लगभग, एक औसत है। बिल्कुल समझ रहे हैं आप? ध्यान से समझिए कि पहले अरावली यहां पर थी, लेकिन कालांतर के अंदर अपर्दन हो रहा है, भौतिक कारकों के कारण हो रहा है, बारिश के कारण हो रहा है, पेड़ पौधों के कारण हो रहा है, जंतुओं के कारण हो रहा है, और मनुष्य भी कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, इसकी अरावली की ऊंचाई घट गई है। तो पूर्व में ऊंचाई कितनी थी, आप यहां पर देखेंगे, पूर्व में ऊंचाई आती है आपके 2700 से 2800 मीटर, ये आप लिख लीजिए। और वर्तमान में ऊंचाई है आपके 930 मीटर। कितनी है? 930 मीटर। ठीक है। अच्छा, यहां से क्वेश्चन बहुत मस्त बनता है, पूर्व में इसका स्वरूप कैसा था? आप देख रहे हैं कि पूर्व में इसका स्वरूप क्या था। एक तरीके से ये वलन पढ़ रहे हैं, ये वलन की तरीके से है। तो पहले ये थी वलयाकार, वलयाकार या वलित। आपसे पूर्व में पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है कि अरावली की रचना कौन से पर्वत की है। तो अरावली की जो रचना है ना, अरावली की जो रचना है, रचना वो कौन सी प्रकार की है? वो वलयाकार है, वलित है, जो हिमालय की थी। हिमालय बाद में भी वो भी धीरे धीरे उसका पर्दन होगा, वो भी छोटा हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में अरावली है अवशिष्ट। अवशिष्ट का मतलब होता है बचा कुचा, यानी बचा हुआ भाग, बचा हुआ भाग। और आप देख लीजिए कि पहले 2700 मीटर थी, यानी 3 किलोमीटर के करीब, अब मात्र 1000 मीटर के करीब औसत ऊंचाई रह गई है। नहीं तो कहीं तो 400-500 मीटर ही है। तो अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। तो अरावली की रचना के हिसाब से अरावली वलयाकार और वलित पर्वत रही है। लेकिन वर्तमान स्वरूप रचना के हिसाब से, पूर्व में पूछे तो भी वलयाकार, और रचना के हिसाब से आज भी पूछे कि अरावली की रचना के हिसाब से कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो ये वलयाकार है। ध्यान रखिएगा, है ना। और वर्तमान स्वरूप ये अवशिष्ट है, और अरावली प्री कैम्ब्रियन में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है। तो हमने ये चीजें यहां पर समझ ली है। अब इसके अलावा और क्या होगी? अरावली में हम पढ़ सकते हैं, मैं आपको बताया सामान्य परिचय करा रहा हूं मैं आपको, तो सामान्य परिचय में सब चीजें आएगी। अरावली की चट्टानें, देखिए चट्टानें या बात करें तो चट्टानें यहां पर है क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट है चट्टानें, जिसमें आपको ग्रेनाइट भी मिल जाएगी, एक ग्रेनाइट भी मिल जाएगी, और दूसरी आपको मिल जाएगी बेसाल्ट। ठीक है ना। क्वार्टजाइट चट्टान है, और ग्रेनाइट भी मिल जाएगी, और बेसाल्ट भी मिल जाएगी। इसमें आप आगे पढ़ेंगे कि क्वार्टजाइट चट्टानें जो होती है ना, वो आपके अरावली का उत्तरी और मध्य भाग है, और जो दक्षिणी भाग है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अरावली के अंदर चट्टानों की बात करें तो चट्टानों में कौन है? यहां पर क्वार्टजाइट भी है, और साथ में ग्रेनाइट भी है, बेसाल्ट भी है। ग्रेनाइट होती है मोटे कणों वाली, मोटे कणों वाली, और बेसाल्ट होती है आपके बारीक कणों वाली, जो आपके समुद्री जो तल होता है ना, उसकी सतह इससे बनती है। तो बारीक कण वाली, बारीक कण वाली चट्टानें क्वार्टजाइट है, ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है। लेकिन आपसे पूछे चट्टानें कैसी है, किस प्रकार की है, चट्टानें किस प्रकार की है, तो आप बोलेंगे आग्नेय है। क्योंकि चट्टानें 3 प्रकार की होती है, आग्नेय होती है, परतदार होती है, और कायांतरित होती है। तो यहां पर अरावली चट्टानें आग्नेय है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चट्टाने से पूछे कि चट्टानें कैसी है, तो आपके पास में होना चाहिए आग्नेय है, और किस प्रकार की है, तो आपके पास में क्वार्टजाइट है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट है। अच्छा, अब अगला लेंगे हम इसमें खनिज। हम एक एक चीज को लेकर चलेंगे। खनिज कैसा है? देखिए आग्नेय आपने कहा, चूंकि यहां पर आग्नेय है तो आपको ध्यान होना चाहिए आग्नेय चट्टानों के अंदर खनिज होगा धात्विक खनिज। यहां पर आपको मिलेंगे धात्विक खनिज मिलेंगे।
धात्विक खनिज कैसे मिलेंगे? आप जब हमने पृथ्वी के बारे में पढ़ा था, आपने 11वीं में पढ़ा होगा, कहीं आपने पहले भी कहीं बुक्स में पढ़ा होगा, आपको पता हो जो पृथ्वी का विकास हो रहा था, तो जो भारी तत्व थे ना, जो भारी तत्व थे, जैसे मान लीजिए जो भारी तत्व थे वो कहां चले गए थे? वो पृथ्वी के भूगर्भ में चले गए थे, क्योंकि भारी तत्वों का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है, भूगर्भ में चले गए। कालांतर में क्या होता है कि जब यहां पर विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, तो ये तत्व कहां पर आ गए? ये पृथ्वी के गर्भ पे आ गए ऊपर। तो अरावली के अंदर भी क्या हुआ है कि जब यहां ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, प्राचीन काल की है, तो जो अंदर के जो धात्विक कण थे, धात्विक खनिज थे, वो कहां आ गए? धरातल पर आ गए। इसलिए खनिज यहां पर आगे चट्टाने तो है ही, लेकिन खनिज कैसे मिलेंगे? धात्विक खनिज यहां पर मिलेंगे। इसी कारण ही अरावली को क्या कहा जाता है? यहां पर खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं। तो ये खनिज के बारे में पढ़ लिया। अब आपके दिमाग में आएगा सर खनिज, इसका हमने धात्विक पढ़ रहे हैं, चट्टाने आप बोल रहे हैं, क्वार्जाइट है, ग्रेनाइट, ही पता कैसे पड़ा? तो देखो अरावली का अगर हम बात करें कि अरावली का किसी ने अध्ययन तो किया होगा, तो अरावली का सर्वप्रथम भूगर्भिक अध्ययन किसने किया? ये किया हेरोन साहब ने, हेरोन महोदय ने किया। कब किया? 1923 में किया, 1923 में किया। ठीक है। अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। अरावली विश्व की, ये मान लीजिए अपलेशियन, जो अमेरिका का अपलेशियन उससे भी प्राचीन है, तो अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। लेकिन एक इससे भी प्राचीन पर्वतमाला रही है। मैंने आपको राजस्थान की भूगर्भिक संरचना नहीं कराई बेटा, लेकिन आप उसमें मतलब कराऊंगा मैं आपको, तो उसमें बताएगा कि अरावली से पहले दहली समूह भी रहा है। अरावली के जो प्री कैम्ब्रियन में 2 समूह रहे हैं, एक तो रहा है अरावली सुपर ग्रुप, और एक रहा है आपका दहली सुपर ग्रुप। अरावली सुपर ग्रुप में 2 रहे हैं, एक तो झाड़ोल रहा है और एक उदयपुर की चट्टानी हो रही है, और दिल्ली के ऊपर सुपर ग्रुप में भी काफी रहे। तो दिल्ली सुपर ग्रुप जो दिल्ली चट्टाने थी, वो अरावली से प्राचीन रही है। इससे भी प्राचीन कौन सी रही है? दिल्ली समूह, है ना। लेकिन आज के टाइम ये अवशिष्ट यानी खत्म हो चुकी, समाप्त हो चुकी है ना। तो आपके पास में अब ये प्रश्न नहीं आएगा दिल्ली समूह, क्योंकि दिल्ली समूह दिखती नहीं, है ना। आपको अरावली दिखेगी, इस कारण इसका क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। इसकी तुलना किससे हुई है? इसकी तुलना की जाती है, भारत का अपलेशियन भी कहा जाता है इसको, भारत का अपलेशियन भी कहा जाता है। तो तुलना की जाती है अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से, जिसके समकक्ष है इसके टाइम के हिसाब से अपलेशियन पर्वत से। ठीक है जी। दूसरा की जाती है इसकी तुलना विंध्याचल पर्वत से, और तीसरी इसकी तुलना की जाती है आपके धारवाड़ जो कर्नाटक में है, धारवाड़ चट्टानों से, जो कहां पर है? कर्नाटक में है। तो इसकी तुलना किसकी? अरावली की। तो अरावली की तुलना कर रहे हैं हम अपलेशियन से। आपको मैंने बताया था विंध्याचल भी था जो कैम्ब्रियन कल्प में बना था, प्री कैम्ब्रियन में बना था अरावली, और विंध्याचल बना था कैम्ब्रियन में। आप पिछला वीडियो देख लेंगे, जो भूगर्भिक समय सारणी पता लग जाएगा आपको। और आपकी जो धारवाड़ चट्टान है वो भी उसी समय बनी हुई थी। अपलेशियन जो बनी थी वो भी आपके सिल्यूरियन कल्प के अंदर बनी थी, यानी उसी समकक्ष में बनी थी, इसलिए इसकी तुलना इनसे की जाती है। अगर आप अरावली की बात, अपलेशियन की बात समझना चाहें तो अपलेशियन कहाँ आएगा कि आपके जो अमेरिका है ना, तो अमेरिका का जो ये वाला जो भाग है, पूर्वी भाग है, यहाँ पर अपलेशियन पर्वत है। ये अमेरिका हो गया, तो अमेरिका का जो ये पूर्वी भाग है ये अपलेशियन पर्वत हो गया है। ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसमें क्या देखेंगे? अब इसमें हम देखते हैं, ये पूरा हो गया, सामान्य परिचय हो गया। सामान्य परिचय में क्या पढ़ा? दोबारा हम रिपीट करते हैं। सामान्य परिचय में सर पढ़ा कि प्री कैम्ब्रियन कल्प की है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, वर्तमान में ये शांत है। चट्टाने कैसी है हमने ये पढ़ लिया। खनिज इसका कौन सा है? खनिज इसकी धातु चट्टानी हो जाएगी। इसके अलावा हमने पढ़ा कि ये चट्टानी जो आपके अरावली है वो तुलना किससे की? अपलेशियन से, धारवाड़ से, और आपके विंध्याचल पर्वत से। अब इसका हम पढ़ेंगे भारत में विस्तार। ठीक है जी। तो भारत में विस्तार पढ़े हम यहीं से पढ़ते, नक्शे से पढ़ते ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां पर लीजिए, ये देखिए भारत में विस्तार, अरावली का जो भारत में विस्तार माना गया है, ये मानकर चलिए, इसको माना गया है कि आपके अरब सागर से इसकी उत्पत्ति होती है। कहां से उत्पत्ति होती है?
अरब सागर से। यानी अरावली की उत्पत्ति कहां से हो रही है, बड़े ध्यान समझना बेटा, अरावली की उत्पत्ति कहां से हो रही है, अरब सागर से हो रही है। और अरब सागर में आपके जो लक्षद्वीप है, इसका एक द्वीप है मिनिकॉय, मिनिकाय से मानी जाती है, मिनिकाय यानी मिनिकाय द्वीप से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अब यहां से अरावली क्या है, बिल्कुल भूगर्भ में है, मतलब जमीन के अंदर है, पानी में दिखती नहीं है, और ये जा रही है यहां पर। आप इसको थोड़ा रोटेट ले लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा यहां से, तो ये इस तरीके से चल रही है, ये मानिए। और ये गुजरात में भी ऐसे चल रही है यहां पर। लेकिन गुजरात में एक जगह है, गुजरात में एक जगह है जिसका नाम क्या है, पालनपुर, पालनपुर। और पालनपुर में जगह है खेड़ ब्रह्मा, खेड़ ब्रह्मा, समझ रहे हैं आप, जहां पर गिरनार हिल्स भी है, गिरनार हिल्स भी आपने सुना होगा। वहां से सर्वप्रथम सतह पर दिखाई देती है अरावली। आप मेरी बात समझिए, अरावली की उत्पत्ति कहां से मानी जा रही है, आपके अरब सागर से मानी जा रही है, मिनिकॉय द्वीप से। लेकिन ये आपको दिखाई नहीं देगी, पानी में तो दिखाई नहीं देगी, और यहां पर भी भूगर्भिक रूप में है। लेकिन सबसे पहले दिखाई दे रही है सतह पर, कहां दिखाई देती है, सर्वप्रथम सतह पर दिखाई देती है, सर्वप्रथम सतह पर दिखाई देती है। कहां दिखाई देती है, पालनपुर। कहां पर, पालनपुर, खेड़ ब्रह्मा, गिरनार हिल्स में, कहां पर, गुजरात में दिखाई देती है। ठीक है। और यहां से अरावली कहां जा रही है, अरावली यहां से राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान से फिर ये हरियाणा में, और हरियाणा से दिल्ली में जा रही है। बाकी की बात करेंगे, दिल्ली में एक जगह है और वहां पर है रायसीना हिल्स, रायसीना की पहाड़ी। यहां तक अरावली का विस्तार है। अरावली जा कर रही है, यहां से जा रही है, अरब सागर से जा रही है, और यहां तक इसका विस्तार है। बिल्कुल क्लियर समझ गए आप। रायसीना पहाड़ी वहीं पर है, इसके बारे में बात करेंगे आप। लेकिन ये जो आपकी जो भूगर्भ से, यानी यहां से लेकर यहां तक जा रही है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है, 692 किलोमीटर है। यानी अरावली की कुल लंबाई कितनी हो गई, ये अरावली की कुल लंबाई हो गई, अरावली की कुल लंबाई हो गई। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। अरावली की कुल लंबाई कितनी होगी, 692 किलोमीटर हो गई, जिसमें इसका विस्तार कहां पर है, गुजरात में है। गुजरात के बाद इसका विस्तार कहां पर हो गया, राजस्थान में हो गया। बिल्कुल रटना नहीं बेटा, बिल्कुल आपको नक्शे के साथ सोचकर चलना है। इसके बाद कहां हो गया, हरियाणा में हो गया, हरियाणा में हो गया। और हरियाणा के बाद कहां हो गया, दिल्ली में हो गया। यहां पर इसका विस्तार है। रायसीना पहाड़ी वही पहाड़ी है जहां पर राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन है, जिसको पहले प्राचीन काल में क्या कहते थे, मतलब प्रारंभ में क्या कहा गया था, वायसराय भवन कहा गया था, वायसराय भवन कहा गया था। ठीक है ना। और यहां पर जो भवन बना है वो करौली और धौलपुर के लाल जो पत्थर है उनसे बना हुआ है। ये जो भवन बना है ये करौली व धौलपुर के लाल पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है, लाल पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है। साथ में इस राष्ट्रपति भवन के पास में जो दिल्ली रेंज है ना, जो दिल्ली रेंज है, यहीं पर क्या है, संसद भवन भी है, और यहीं पर ही आपका JNU भी है, यानी जवाहर जो नेहरू यूनिवर्सिटी है ना, वो भी यहां पर है। ठीक है, तो ये चीजें पढ़ ली। पर रायसीना पहाड़ी राष्ट्रपति भवन यहां पर बना हुआ है, जिसकी जो पत्थर मिला था वो करौली धौलपुर से लाल पत्थरों से इसका निर्माण किया गया है। अच्छा, एक बात और समझिए आप, चूंकि अरब सागर से इसकी उत्पत्ति होती है अरावली की, इसलिए अरब सागर को अरावली का पिता भी कहते हैं, अरावली का पिता भी कहा जाता है। ठीक है। अब हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि सर अरब सागर उत्पत्ति हो रही है आपके मिनिकॉय द्वीप से, यानी लक्षद्वीप से, लेकिन ये भूगर्भ में दिखाई नहीं दे रही है। गुजरात में सबसे पहले दिखाई देती है, पालनपुर, खेड़ ब्रह्मा, गिरनार हिल्स में। फिर ये राजस्थान प्रवेश करती, कहां करती है वो राजस्थान में बात करेंगे हम। और फिर जाती है ये हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में रायसीना पहाड़ी तक इसका विस्तार है, 692 किलोमीटर है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। अब हम पढ़ते हैं इसमें कि राजस्थान में कहां इसका विस्तार है। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान में कहां विस्तार है। राजस्थान में अरावली का विस्तार, किसका, अरावली का विस्तार। मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको समझ में आ रही हुई चीजें पहले भी पढ़ी हुई होगी, लेकिन अब आप इसको पढ़ेंगे बड़े फैक्ट्स के साथ में पढ़ेंगे और नक्शे के साथ में पढ़ेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए, इसको भी नक्शे में ले लें अपन, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां भी नक्शे में ले लेते हैं हम। देखिए, नक्शे में हम जब इसको लेंगे तो आप देखें, यहां से आप इसको देखेंगे कि आपकी अरावली चल रही है यहां पर। ठीक है, ये आपकी अरावली चल रही है। तो अरावली जो है उसका सबसे पहले जो शुरुआत होती है यहां पर सिरोही में, और सिरोही में है आबू रोड। आबू रोड
आबू रोड, कहां से? आबू रोड से आपकी सिरोही में अरावली की शुरुआत होती है और ये जाती कहां तक है? आपके पहले झुंझुनू में थी लेकिन अब नीम का थाना में है। खेतड़ी, खेतड़ी है जो अब किस में आता है? नीम का थाना। नीम का थाना यहां तक इसका विस्तार है, यानी ये आबू रोड से सिरोही तक। यानी अगर हम बात करें राजस्थान विस्तार, यहीं पर लिख देता हूं मैं, राजस्थान में विस्तार, तो वो कहां से है? आबू रोड सिरोही से, आबू रोड सिरोही से इसका विस्तार है खेतड़ी, सिंघाना भी कह देते हैं। कहां पर? नीम का थाना। अब आएगा नीम का थाना, पहले झुंझुनू बोलते थे लेकिन नीम का थाना तक इसका विस्तार है ना। यहां पर एक पहाड़ी आती, डोसी की पहाड़ियां, डोसी की पहाड़ियां इसका अंतिम छोर है। डोसी की पहाड़ियां, ये मान लीजिए आप, इसका अंतिम जो खेतड़ी में पहाड़ी आएगी उसको बोलते हैं डोसी की पहाड़ियां। यानी आबू रोड से डोसी की पहाड़ियां, खेतड़ी, नीम का थाना तक इसका विस्तार है। ये टोटल लंबाई कितनी है? मैंने बताया 692 है, लेकिन हम बात कर रहे हैं केवल राजस्थान की। ध्यान रखिएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं? केवल और केवल हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में इसका जो विस्तार है, राजस्थान में इसका जो विस्तार आएगा वो है 550 किलोमीटर। कितना है? 550 किलोमीटर। जो कुल अरावली का 692 का कितना परसेंट है? 80% है। कितना परसेंट है? जो कुल अरावली का कितना परसेंट है? 80% है। याद रहेगा आपको। अरावली हम बात करें, हम यहीं पर बात कर लेते हैं। एक बात थोड़ा सा आपको बता दूं मैं कि मैं ये बात कर रहा हूं कि यहां पर जो खेतड़ी सिंगाना यहां पर चले तो ये आबू रोड है, माफ कीजिएगा, और यहां पर ये आपका खेतड़ी है। तो ये जो टोटल लंबाई है वो है 550 किलोमीटर, जो कुल लंबाई का 80% है। ये अरावली का राजस्थान में विस्तार हो गया। ठीक है, अच्छा, और अरावली की हम बात करें, अब देखिए आपने राजस्थान अरावली का भारत में विस्तार भी देख लिया, राजस्थान विस्तार भी देख लिया, कहां से कहां तक है। अब कुछ हम जो महत्वपूर्ण चीजें पढ़ते हैं वो देखते हैं कि पूरे इस राजस्थान के क्षेत्र पर जहां पश्चिम मरुस्थल 61.11% था, 58% था, जो बढ़ने के कारण 61.11% हो गया था, वैसे अरावली का विस्तार क्या है? तो अरावली का विस्तार जो है वो राजस्थान में कितना है? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 9% है। और यहां पर जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या है राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10%। कितना? 10% क्या है आपकी राजस्थान की जनसंख्या अरावली पर निवास करती है ना। जहां पर वहां कितनी 40% थी अपन पश्चिम मरुस्थल की बात करें तो। अच्छा जी, और आप देखिए दिशा क्या है। अब मुझे बताइए अरावली की दिशा क्या हुई। मैंने बताया अरावली आपके अरब सागर से चल रही है, यानी ये दिशा कौन सी हो गई? अगर ये बात करूं, ये आपकी नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपकी ईस्ट है, तो ये वेस्ट है। अब अरावली चल रही यहां से तो दक्षिण पश्चिम से, तो अरावली की दिशा क्या हो गई? ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लोग गलती कर देते हैं, दक्षिण पश्चिम से, और इधर कहां हो गया? उत्तर पूरब, उत्तर पूरब। अब आप कई बार दिमाग में आती है कि सर ये कैसे निर्धारित किया आपने, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम भी बोल सकते हैं। अरे भाई मैंने बताया ना कि अरावली शुरू कहां से हो रही है? अरब सागर से, तो ये दिशा हो गई। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब अरावली की दिशा हो गई। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में आप देख रहे हैं, यहां पर ये देख लीजिए, दक्षिण पश्चिम में ये सर्वाधिक चौड़ी है, यहां पर सर्वाधिक चौड़ी है दक्षिण पश्चिम में, ये आप देख लीजिए। मध्य के अंदर ये क्या है? सर्वाधिक संकीर्ण है, ये भी आप ध्यान रख लीजिए, है ना। मध्य के अंदर सर्वाधिक संकीर्ण है, और उत्तरी पूर्व क्या है? इसकी तुलना में कम चौड़ा है। तो सर्वाधिक चौड़ी कहां पर हुई? दक्षिण पश्चिम हुई, सिरोही में, उदयपुर में, अपन देखेंगे इसके अंदर। मध्य के अंदर क्या हुई? सर्वाधिक संकीर्ण हुई। और अरावली की आकृति कैसे होती है? एक तरीके से नीचे का हिस्सा चौड़ा है, ऊपर का हिस्सा कम है, तो ये एक तरीके से तानपुरे की जैसी आकृति होती है। तानपुरा होता है, बजाने का वाद्य यंत्र होता है। अरावली की जो आकृति है वो तानपुरे के समान है। सीधा सा क्वेश्चन आता है कि अरावली की आकृति तानपुरे के समान है। दक्षिण पश्चिम में आपकी चौड़ी है, मध्य में सर्वाधिक संकीर्ण है, और उत्तर पूर्व में इसकी तुलना में कम चौड़ी है, उत्तर इसके दक्षिण पश्चिम की तुलना में। और चीजें क्या है? और चीजें देखिए आप, मैं बात करूं अरावली का विस्तार, मतलब अरावली का विस्तार कैसे है, तो सर अरावली के बारे में बात कर रहे हैं अपन, अरावली के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए सर्वाधिक ऊंचाई कहां है अरावली की? सर्वाधिक ऊंचाई की बात करें तो सर्वाधिक ऊंचाई मिलेगी आपको सिरोही में। कहां मिलेगी? सिरोही में। मैं एक बार अरावली बना लेते हैं अपन, बार बार बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा हमारे पास में रहेगा थोड़ा सा। और ये आपका खेड़ा तिजार आ गया, अलवर आ गया, जयपुर ग्रामीण आ गया, यहां से यूं हो गया, और इस तरीके से, है ना। थोड़ा सा बना लेंगे आप। तो सर्वाधिक ऊंचाई कहां पर रही? सिरोही में रही, सिरोही में।
अब अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? तो वो है आपके उदयपुर में। कहां पर? उदयपुर में। सर्वाधिक विस्तार कहां पर हुआ? उदयपुर में। सर्वाधिक संकीर्ण कहां पर हुई? सर्वाधिक संकीर्ण, संकीर्ण का मतलब जहां पर चौड़ी है वहां पर कम चौड़ी है, तो वो हुई अजमेर में। कहां पर हुई? अजमेर में। अब ब्यावर भी इसमें शामिल हो गया है, अजमेर से टूटकर बना है, तो ये हो गया अजमेर में, है ना। सर्वाधिक संकीर्ण। सर्वाधिक कटी-फटी कहां पर है? सर्वाधिक कटी-फटी कहां पर है? अरावली। कटी-फटी अरावली भी कहां पर है? अजमेर में ही है। तो सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में आ गई, सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक उदयपुर, सर्वाधिक संकीर्ण अजमेर में। अच्छा, एक आता है कि अरावली का सबसे, माफ कीजिएगा, अरावली का सबसे उच्चतम शिखर, सबसे उच्चतम भाग कहां पर है? और ये आपने जब सिरोही किया है तो सिरोही में होगा, और वो है गुरु शिखर। कौन सा है? गुरु शिखर। 1722 मीटर। कितना है? 1722 मीटर है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे बड़े विस्तार से, ठीक है। अरावली का इसी में पढ़ेंगे हम। अरावली का सबसे न्यूनतम स्थल, सबसे न्यूनतम, सबसे निचला स्थान, न्यूनतम स्थान, न्यूनतम की जगह कर लीजिए निचला स्थान, तो निचला स्थान कहां पर आ जाएगा आपका? पुष्कर घाटी। वही अजमेर के अंदर कटी-फटी है, तो वो कहां जाएगा? पुष्कर घाटी। कहां पर आ जाएगा? पुष्कर घाटी। सबसे निचला स्थान पुष्कर घाटी में। कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके पास, देख लीजिए आप। सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में है, तो सर्वाधिक ऊंचा स्थान भी आपके गुरु शिखर आपका सिरोही के अंदर ही मिल जाएगा। ये कहां पर है? सिरोही में है। सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में, सर्वाधिक संकीर्ण और कटी-फटी भी कहां मिल जाएगी आपको? अजमेर में मिल जाएगी। अच्छा, और क्या हम इसमें पढ़ सकते हैं इसके अंदर बेटा? इसके अंदर हम यहां देखेंगे यहां की मिट्टी कैसी है। अरावली की, अरावली की जो मिट्टी है ना, वो है पर्वतीय मिट्टी। कैसी मिट्टी है? पर्वतीय मिट्टी है। इसको हम थोड़ा अलग पेज पे कर लें कि अरावली की जो मिट्टी है वो कैसी है? पर्वतीय मिट्टी है। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि दक्षिणी भाग में लाल लेटेराइट मिट्टी, लाल लेटेराइट मिट्टी है। और जहां पर मक्का की फसल की जाती है, मक्का की फसल बहुत अच्छे ढंग से की जाती है। कहां पर? दक्षिणी भाग में मक्का की फसल बहुत अच्छे ढंग से की जाती है, तो यहां पर इसकी ये मिट्टी की विशेषता हो गई। अगर हम जलवायु की विशेषता करें, जलवायु, तो अरावली की जो जलवायु है वो है उप आर्द्र, उप आर्द्र जलवायु है। कौन सी है? उप आर्द्र जलवायु है। आप अरावली के अंदर हम जब भाग करेंगे तब आप इसको समझेगा कि अरावली की दक्षिणी भाग की जलवायु आर्द्र है, जबकि उत्तरी और मध्य की उप आर्द्र है, तो दोनों मिलाकर कौन सी हो गई? उप आर्द्र जलवायु हो गई है। वर्षा कौन सी है? वर्षा यहां पर होती है 50 से 80 सेंटीमीटर, 50 से 80 सेंटीमीटर यहां की वर्षा होती है। जलवायु आप लिख दीजिए उप आर्द्र जलवायु है। मुख्य फसल कौन सी है? मक्का है। और मिट्टी कौन सी है? अरावली की पर्वतीय मिट्टी या लाल लेटराइट मिट्टी है। अच्छा जी। अच्छा, इसमें अरावली के अगर हम विस्तार की बात करें, अक्षांशी विस्तार, देशांशी विस्तार की बात करें, तो वो भी देखते हैं हम इसमें। जैसे मान लीजिए ये आपका अरावली है, मान लीजिए इसमें, तो अरावली का जैसे ये विस्तार हुआ देशांतरी विस्तार, ठीक है, और यहां पर यह विस्तार हुआ आपका अक्षांशी विस्तार। तो अक्षांशी विस्तार कितना है आपका? है यहां पर 23 डिग्री 20 मिनट से 28 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ, 23 से लेके 28 डिग्री। और यहां पर देशांतरी विस्तार हुआ 72 डिग्री 10 मिनट ईस्ट से लेकर 77 डिग्री आपका ईस्ट, यानी पूर्वी देशांतर। ये अरावली का क्या हुआ? अक्षांशीय विस्तार हुआ। अरावली का अक्षांशीय विस्तार यहां पर हो जाएगा। समझ गए आप? वापस देख लीजिए, अरावली यहां पर चल रही है तो अक्षांशीय विस्तार कैसे होगा? यहां पर आपको पता है कि 23 डिग्री 02 मिनट से तो उसका विस्तार था ही, तो 23 डिग्री 20 मिनट से कौन शुरू हो रही है? अरावली, और खत्म कहां पर हो रही है? 28-20 तक, जो 30 डिग्री 12 मिनट तक राजस्थान का विस्तार है। और आपका जो देशांतरी विस्तार है वो 72-10 से लेकर 77 डिग्री पूर्वी देशांतर है। इसमें कोई डिग्री का फर्क हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। अच्छा, अरावली के बारे में हम और मुख्य बातें क्या पढ़े? अरावली के बारे में हम पढ़ते हैं कि अरावली जो है इसकी मुख्य विशेषता देखिए आप, ये सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान है। राजस्थान का सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान है, ठीक है जी।
यहां पर आपको सर्वाधिक वन मिलेंगे, इसी में ही अरावली में। वन के मिला क्या मिलेंगे, आपके जो जो आपके अभयारण्य होते हैं, वन्य जीव अभयारण्य होते हैं, वो भी सर्वाधिक यहां मिलेंगे। वन्य जीव अभयारण्य वो भी यहां मिलेंगे। सर्वाधिक नदियों के उद्गम का स्थान है अरावली, क्या है, सर्वाधिक नदियों के उद्गम का स्थान है। इसको सर्वाधिक खनिजों का, इसको राजस्थान का क्या कहते हैं, अजायबघर भी कहते हैं। तो सर्वाधिक खनिजों का स्थान है, सर्वाधिक खनिजों का स्थान है। ये देखिए आप अरावली की विशेषता देखिए, सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान है, सर्वाधिक वन है, वन्य जीव अभयारण्य है, सर्वाधिक नदियों के उद्गम का स्थान है, सर्वाधिक खनिजों का स्थान। मैंने आपको कहा था हम अरावली को कैसे भूल सकते हैं, अरावली में इतनी महत्वपूर्ण विशेषता है, लेकिन यहां पर क्या है, सबसे कम जनसंख्या वाला भौतिक स्थान है। सबसे कम 10% मिलती है ना, सबसे कम जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश है अरावली, सबसे कम जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश है। और यहां पर आपको क्या मिलेगी, आदिवासी जनसंख्या भी मिलेगी। आदिवासी जनसंख्या है सर्वाधिक, उसका भी स्थान है। कुछ कथोड़ी है और सांसी है, कुछ जनजातियां नहीं मिलती, बाकी यहां पर जनजातियां आपको मिल जाएगी। इस अरावली की खास बात एक और देख लीजिए कि आपकी जो अरावली जा रही है, यहां से अरावली जा रही है, इसके समांतर एक नेशनल हाईवे भी जाता है। इसके समांतर एक नेशनल हाईवे भी जाता है, जिसका नाम है NH8, जिसको बदलकर अब NH44 कर दिया गया है। यानी अरावली के समानांतर नेशनल हाईवे कौन सा जाता है, NH8, जिसका नाम अब कर दिया गया है NH44। ठीक है ना। अब देखिए आपके पास इतनी महत्वपूर्ण चीज आ गई है। तो हमने आज अरावली की सामान्य परिचर्चा कर ली है, जिसमें हमने अरावली के बारे में विस्तार की बात कर ली है, राजस्थान में विस्तार क्या है, भारत में क्या विस्तार है। साथ में ये जो मोस्ट चीज करी, आपको इसको भी ध्यान रखना चाहिए कि अरावली के अंदर हम देखेंगे कि सर्वाधिक ऊंचाई कहां पर है, सर्वाधिक ऊंचाई क्या, सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है, सर्वाधिक संकीर्ण अजमेर में है। इसके क्वेश्चन काफी बनते हैं। मिट्टी कैसी है, लेटराइट मिट्टी है, फसल कौन सी है, मक्का की फसल है। अब हम आगे पढ़ेंगे अरावली का भौतिक विभाजन, जो HM सक्सेना ने कहा था, आपकी उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। इसके बारे में बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप बस यूं ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू बेटा।